सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गांव की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये जो कहानियाँ हैं वो सब गांव की कहानियाँ हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहानियाँ काफ़ी डरावनी होने वाली हैं। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानियाँ अब शुरू हो रही हैं। बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव गया था। मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी और मैं अपने गांव पहली बार गया था। बचपन से ही मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन काफ़ी सालों बाद जब मेरी छुट्टियां पड़ी स्कूल की, तब मैं अपने गांव पहुंचा। गांव को मैंने पहली बार देखा। मेरा जो गांव था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी थी, हर जगह सिर्फ पेड़ और पौधे थे। वहाँ की जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी। वहाँ की हवा में सांस लेना ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में सांस ले रहा हूँ। मुझे गांव काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। मेरी छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बीत रही थी। मैं रोज़ गांव में मस्ती करता था, लेकिन एक रात हमेशा की तरह गांव जितना दिन में खूबसूरत लगता है, रात के वक्त उतना ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। और वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। अंधेरा हो चुका था। रात के तकरीबन 10 बजे हुए थे। 10 बजे तक आम दिनों में गांव में हर कोई सो जाता है, लेकिन उस रात हमें खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मैं और मेरा भाई बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर बारिश जो थी वो होने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी और वो रात और भी ज़्यादा डरावनी और भयानक हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा जी बारिश में भीगते हुए घर पर आए और वो काफ़ी ज़्यादा भीगे हुए थे। वो बारिश में पूरी तरह से गीले हो गए थे और वो अचानक से बारिश में भीगते हुए घर में आए और सामने लगी हुई एक खटिया पर बैठ गए। मैं और मेरा भाई चाचा जी को देख रहे थे, लेकिन उस रात जब मैंने चाचा जी को देखा, तब न जाने क्यों मुझे अपने चाचा जी से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान जो भी वहाँ पर आए वो मेरे चाचा जी नहीं है, बल्कि कोई और है। मेरा भाई भी हमारे चाचा जी को देख रहा था और तभी अचानक से हमारे जो चाचा जी थे वो हमें घूरने लगे। हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे और मेरे भाई को ऐसा लगा कि शायद हमने कोई गलती कर दी है, इसलिए चाचा जी हमें गुस्से से घूर रहे हैं। मेरे भाई ने घबराते हुए चाचा जी से पूछा, चाचा जी क्या बात हो गई है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? और फिर मेरे चाचा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और हम दोनों को घूरते रहे। मैं और मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी हमने देखा कि जो हमारे चाचा जी की आंखें थी वो धीरे धीरे लाल हो रही थी। मुझे और मेरे भाई को लगा कि शायद चाचा जी की तबीयत खराब है, और फिर मैं भागता हुआ गया और मैंने ये बात अपनी दादी जी से कही। और जैसे ही दादी जी ने ये बात सुनी, तब वो आई और उन्होंने चाचा जी को देखा। और जैसे ही मेरी दादी जी ने चाचा को देखा, तभी चाचा ने एक डरावनी सी आवाज में कहा, आ गई तू कमला, ए कमला, आ गई। बोल गई क्या मुझे? हाँ, बोल तो नहीं गई? अरे जवाब दे, जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये आवाज़ सुनकर मैं और मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा डर गए। मेरी दादी जी का नाम श्रीमती कमला देवी था।
और जो मेरे चाचा जी थे वो कभी भी दादी जी को अपमानित नहीं कर सकते थे। लेकिन उस रात न जाने उन्हें क्या हुआ था, वो बार बार मेरी दादी जी का नाम ले रहे थे। आ गई। ए कमला, आना, बैठ यहाँ पर। कमला, ए कमला, यहाँ आ गई। मेरी दादी जी बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे और मेरे भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। चाचा जी ऐसे अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तभी मेरी दादी जी ने घर के सारे लोगों को बुलाया और सारे लोग चाचा जी को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। बार बार चाचा जी सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, कमला, ए कमला, बोलना। भूल गई क्या? भूल गई मुझे? हाँ? और फिर मेरी दादी जी ने कहा, कौन हो तुम और मेरे बेटे पे कैसे चिपक गई? जिसके जवाब में मेरे चाचा जी ने कहा, अरे, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये उधर घूम रहा था, तुझे याद नहीं? अरे जहां मैं डूब के मरी थी वहीं आसपास घूम रहा था, मैं चिपट गई। तभी वहां के गांव के एक पंडित जी को बुलाया गया और वो पंडित जी कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। और फिर मेरे चाचा जी अजीब तरीके से चिल्लाने लगे और उनका चिल्लाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का चिल्लाना है ही नहीं। उनकी चीख काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। वो काफ़ी देर तक चीखते रहे और वो जो पंडित था वो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। और फिर काफ़ी देर बाद मेरे चाचा जी बेहोश हो गए। और उसके बाद वो जब सुबह उठे तब मैंने उनसे पूछा, लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि आखिर रात में हुआ क्या था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और फिर दादी ने बताया कि बचपन में उनकी एक सहेली हुआ करती थी जो कि नदी में गिरने से डूब के मर गई थी। तब से उसकी आत्मा उसी नदी के आसपास भटकती रहती है और जो कोई भी उस नदी के पास रात के वक्त गुजरता है वो जो आत्मा है वो उससे चिपट जाती है और वो जिससे भी चिपटती है वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मेरे चाचा जी कर रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और तब से मैंने उस नदी की तरफ देखा भी नहीं। मुझे हमेशा उस नदी को देखकर एक अजीब सा डर लगता है और उस डर को मैं कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा नाम शिवम है। मेरे गांव में एक कहावत है, रात के वक्त जब कभी भी आप गांव में घूम रहे हो और आप अकेले हो और कोई भी आपको पीछे से आवाज दे, अरे सुनो, पीछे मुड़ो, तो कभी भी आपको पीछे नहीं मुड़ना है। कहा जाता है कि मेरे गांव में एक ऐसी आत्मा रहती है जो कि रात के वक्त लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसे कोई भी रात के वक्त अंधेरे में अकेला राह चलता हुआ इंसान दिखता है तो वो जो चुड़ैल है वो पीछे से आवाज देती है, अरे सुनो, जरा पीछे मुड़ो। और उसकी आवाज सुनकर कोई भी पीछे मुड़ जाता है और पीछे का नज़ारा देख लेता है, तब उसकी मौत पक्की होती है। मेरे गांव में कई सारे ऐसे लोग थे जो बताते हैं कि उन्हें रात के वक्त वो आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर वो पीछे मुड़कर देख लेते तब उनकी जान जानी पक्की थी। लेकिन वहीं 2-3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था, लेकिन आज के वक्त वो दुनिया में नहीं है। बात तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव में रात के वक्त किसी ज़रूरी काम से जा रहा था और मुझे भूत प्रेतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। मुझे भूत प्रेत एकदम मजाक की तरह लगते थे। ऐसा लगता था जैसे भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं हैं। मैं बेफिक्र होकर अपने गांव में
अपने ज़रूरी काम के लिए जा रहा था। तभी अचानक से एक सुनसान सड़क पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, मुझे एक आवाज़ आई। जरा पीछे मुड़ो, जरा पीछे मुड़ो। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी, तब इस आवाज़ को सुनकर मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि यह किसी इंसान की आवाज़ नहीं है। इसलिए मैंने पीछे ना मुड़ने का फैसला किया। मुझे भले ही भूत प्रेतों पर यकीन ना हो, लेकिन फिर भी हूँ तो इंसान ही, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं सीधा सीधा चलता रहा। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि वो आवाज़ भी मेरा पीछा कर रही थी, और हर बार वो आवाज़ ऐसा लगता था जैसे और पास से आ रही हो। पहले वो आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो आवाज़ मेरे पास आ रही थी। और जैसे ही वो बोलती थी, जरा सुनो, पीछे मुड़कर देखो। वैसे ही न जाने क्यों मेरा मन करता था कि मैं पीछे मुड़कर देख लूं। मेरा दिमाग हमेशा मना करता था, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी अजीब सी शक्ति थी जो कि बार बार मुझे मुड़ने के लिए मजबूर करती थी। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा और वो जो आवाज़ थी वो मेरा पीछा करती रही। जैसे तैसे मैं उस रास्ते से गुजरता हुआ अपने घर पहुंच गया। और अपने घर में जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, तब सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, बिना पीछे मुड़े घर का दरवाज़ा कैसे बंद करूं। मुझे डर लग रहा था कि आखिर मैं अपने घर का दरवाज़ा बिना मुड़े बंद कैसे करूं। और फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मैं पीछे मुड़ा। मैंने अपने घर का दरवाज़ा जो था वो जैसे तैसे करके बंद किया, लेकिन जब मेरी आंखें बंद थी तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे किसी के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा था। और फिर जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा जो बंद किया, दरवाज़ा बंद होते होते मुझे एक काफ़ी डरावनी औरत नज़र आई, जो कि मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट को देखते ही मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन किस्मत की बात तो ये थी कि मैंने घर का दरवाज़ा जो था वो बंद कर दिया था। सुबह सुबह मेरी आंखें खुली, तब मैं अपने घर वाली चारपाई पर था और मेरी मम्मी वहाँ पर आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर रात में हुआ क्या था। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। आज भी जब भी मैं उस औरत की शक्ल के बारे में याद करता हूँ तो मेरी जो रूह है वो कांप जाती है, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखती थी। उसका पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा और उसकी वो अजीब सी मुस्कुराहट किसी को भी दिल का दौरा दिलाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन भगवान की कृपा से जैसे तैसे मैं उस रात बच गया। क्या आपने कभी सोचा है रात के वक्त आप अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहे हो और आपको रास्ते में कुछ ऐसा नज़र आए जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाए, लेकिन फिर आपको पता चले कि जो आपने देखा था वो सच नहीं था, तो आपका क्या हाल होगा। मेरा नाम परवीन है। बात उस वक्त की है जब मैं अपने दोस्त के साथ रात के वक्त खेतों से वापस आ रहा था और मैं और मेरा दोस्त इधर उधर की बातें कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी और उस नदी के पास से हम दोनों गुजर रहे थे। तभी मेरी जो नज़र थी वो रात के अंधेरे में वहाँ नदी के अंदर गई और मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की जो थी वो डूब रही थी। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई और सीधा मैं नदी में कूद गया। उस लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, वो बच्ची ही थी और उसकी जान को खतरे में देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैं नदी में तैरता हुआ उस लड़की के पास जाने लगा
और काफ़ी देर तक तैरने के बाद मैं वहाँ गया जहाँ पर वो लड़की मुझे दिखी थी। और जब मैंने वहाँ अच्छी तरह से छानबीन करी, मुझे वहाँ पर कोई लड़की नहीं मिली। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो लड़की पानी के अंदर डूब गई है, इसलिए मैंने पानी के अंदर चारों तरफ देखा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी मुझे पानी की गहराइयों में वो लड़की नज़र आई और वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद वो लड़की बेहोश हो गई है, इसलिए मैं उस लड़की को बचाने के लिए नदी की गहराई में उतरने लगा। और नदी की गहराई में पहुंचते ही जैसे ही मैंने उस लड़की को ऊपर ले जाने के लिए पकड़ा, तभी उस लड़की ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली और एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी। उस लड़की की आंखें देखकर ही मेरी जो रूह थी वो कांप गई थी। उस लड़की का जो शरीर था वो देखते ही देखते नीला पड़ गया और वो मुझे पकड़कर पानी की गहराइयों के अंदर ले जाने लगी। ये सब इतना ज़्यादा डरावना था कि मुझे लगा था कि बस वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। धीरे धीरे मेरी जो आंखें थी वो बंद होने लगी और काफ़ी देर बाद मुझे होश आया। और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त था वो मुझे नदी के किनारे पर लेकर जा रहा था। उसने मुझे नदी के किनारे पर रखा और मैंने अपने दोस्त को देखते हुए कहा, अबे हुआ क्या था? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अबे बेवकूफ, किससे पूछ के तू पानी के अंदर कूद गया? हाँ, तुझे मैं आवाज दे रहा था पागलों की तरह कि मत जा मत जा मत जा, फिर भी तू चला गया। तू पागल है क्या? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे तूने मुझे कब आवाज दी? और वो लड़की पानी के अंदर डूब रही थी, उसी को बचाने के लिए तो मैं क्या था। और फिर मेरे दोस्त ने गुस्से में कहा, तो बचा लिया? हाँ? जिसके जवाब में मैंने कहा, अबे वो नदी की गहराइयों में थी, मैं उसको बचाने के लिए गया और जैसे ही मैं उसको ऊपर लेकर आ रहा था तभी उसका जो चेहरा था वो पूरा नीला पड़ गया और वो एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, याद कैसे होगा, मरते मरते बचा है। वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो कि रात के वक्त यहाँ पर डूबने का नाटक करती है और जो कोई भी उसे बचाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। वो तो मैंने जैसे तैसे तुझे बचा लिया, वरना आज तो तेरी मौत पक्की थी। उस रात मैं और मेरा दोस्त घर पर आए और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ गया। 4 दिनों तक मुझे बुखार रहा और रोज़ रात को सपने में मुझे वही डरावना सपना आता था कि वो लड़की मुझे पानी की गहराइयों में खींचती हुई लेकर जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं इसी डरावने सपने को देखकर डरता रहा और काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे उस सपने से छुटकारा मिला। लेकिन आज भी जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ कुछ सालों पहले, जब मैं तकरीबन 20 साल का था। मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले थे। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे बाहर घूमने जाने के लिए, लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स नहीं मानते थे और कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन आखिरकार हम एक साथ घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उस सफ़र में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हमें। वो हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र था। हम निकल तो गए थे सफ़र के लिए, हमने घूमने की जगहों को भी पसंद कर लिया था। हमने एक पूरा रूट बना रखा था कि हम यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जाएंगे। लेकिन न जाने किस्मत में क्या लिखा हुआ था, हम अपने रास्ते से ही भटक गए। हम इधर उधर गाड़ी में चले जा रहे थे, हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। हमने मैप को देखा और फिर हमारी लोकेशन देखी तो हमें पता चला कि हम कहीं और ही आ गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। वो न जाने कैसी जगह थी जहां इंसानों का दूर दूर तक नाम नहीं था, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था हर जगह।
ऐसे घूमते घूमते रात हो गई। हम इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिला जिससे हम रास्ता पूछ पाए। हमारी हालत खराब हो गई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें पता था कि रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन घूमते घूमते शाम हो गई और शाम से रात के तकरीबन 7 बजे हम जब आगे बढ़ रहे थे मंजिल की ओर, तब हमें एक रोशनी नज़र आई जिसे देखकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। हमें लगा कि चलो अब तो पक्का रास्ता मिल जाएगा। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ते रहे और फिर जब हम उस रोशनी के बेहद करीब आ गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक गांव था, जिस गांव को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्राचीन काल में आ गए हों। वहाँ ढेर सारे कच्चे घर थे। वहाँ का रास्ता काफ़ी पतला था, जिसकी वजह से हमारी कार अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम कार से उतरकर हम किसी से मदद मांगेंगे। इसलिए हम तीनों कार से उतर गए। मेरे दोनों दोस्त, एक का नाम अनुज और एक का नाम आकाश था, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। और उनकी तो क्या ही बात करूं, मैं खुद ही हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो गांव देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर से ही हमें चेतावनी दे रहा हो कि हमारे यहाँ आना मना है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज़ थी जो हमें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। और वो आवाज़ हमसे कह रही थी कि यहाँ मत आओ। लेकिन हम भी लाचार थे। उस गांव में चले गए और गांव के जो घर थे उनके दरवाजे खटखटाने लगे। कोई बाहर नहीं निकला। हम काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए कि आखिर कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। हमें ये तो पता था कि रात का वक्त हो गया है, सब सो रहे होंगे, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पे तो इंसान जाग ही जाता है। काफ़ी देर तक हम घरों के दरवाजे ही खटखटाते रहे। तभी अचानक से अनुज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मुझसे कहा, भाई जरा उधर देख। और फिर मैंने उस तरफ देखा तो एक घर का दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुला और मेरी नज़र उसी दरवाजे पे थी। और फिर उस घर के अंदर से एक बच्चा निकला। जैसे ही वो बच्चा बाहर आया और उसने हमें देखा, तब उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। वो ऐसे डर रहा था जैसे हम कोई भूत प्रेत हो। उसने हमें डरते हुए देखा और तभी अचानक से वो मुस्कुराता हुआ घर के अंदर भाग गया। ऐसा अजीब व्यवहार मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था किसी बच्चे का। और मेरे दोनों दोस्त आकाश और अनुज दोनों ने ही मुझसे कहा, भाई मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। जब मैं इस गांव में घुसा नहीं था ना, तो बाहर से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि इस गांव में जाना नहीं चाहिए। और इस बच्चे का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, चलते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे दिमाग में वही बात आई कि अगर हम चले जाएंगे तो फिर वापस भटकते रहेंगे। गाड़ी में तेल भी कितना बचा होगा, दिन भर से तो भटक ही रहे हैं। और अब तेल अगर ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ पैदल मारे मारे फिरेंगे। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे ज़रा शांति रखो, मैं किसी से तो बात करता हूँ। ये तो बच्चा था, इसकी बातों को क्या सीरियसली लेना। कोई बड़ा आएगा तो उससे पूछताछ करते हैं। और तभी जो दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस घर में से वो बच्चा निकला था, उसी घर में से एक आदमी निकला। और फिर मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी के पास जाकर मैंने बोला, भैया हम ज़रा रास्ता भटके हैं, क्या आप हमें रास्ता बता देंगे? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, कहाँ का रास्ता बताना है? और फिर मैंने उस आदमी से कहा, भैया हमें यहाँ से नीलमगंज जाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम रास्ते में ही भटक गए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें नीलमगंज का रास्ता बता दें। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, नीलमगंज?
ये कहाँ पर है? यहाँ तो दूर दूर तक नीलमगंज जैसी नाम की भी कोई जगह नहीं, तो नीलमगंज नाम की जगह कैसे आ जाएगी? हाँ? और जब मैंने उस आदमी की ये आवाज़ और ऐसी बात करने के ढंग को देखा, तब मैं समझ गया कि इस आदमी से ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने उस आदमी से कहा, लगता है कि आपको पता नहीं है उस जगह के बारे में। कोई बात नहीं, आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। तभी वहाँ एक और घर का दरवाज़ा खुला और उसमें से भी एक आदमी निकला और उस आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, कौन हो? और फिर मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उस आदमी से कहा, हमें नीलमगंज जाना है, लेकिन बदकिस्मती से हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, नीलमगंज, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। एक गांव में एक अजीब आदमी हो सकता था, लेकिन ये दूसरा आदमी भी इतना अजीब निकला। तभी एक तीसरे घर का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली और उस बूढ़ी औरत ने हमें देखते हुए कहा, कौन हो? क्या चाहिए? क्या लेने आए हो? और फिर मैंने उन बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा हम रास्ता भटक गए हैं, नीलमगंज का रास्ता पता करना है, क्या आपको पता है? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, वहाँ सामने चले जाओ, वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे होंगे, वहाँ जाओ, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। तभी आकाश और अनुज मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कानों में बोला, अबे ये तो पूरा गांव ही पागल लगता है, चल यहाँ से चलते हैं। और फिर मैंने अपने दोस्तों को समझाया, अरे ये किसी बाबा के बारे में बता रही है ना, उनसे रास्ता पता लग जाएगा। गाड़ी में इतना तेल नहीं है, अगर गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया तो फंस के रह जाएंगे, समझा? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस गांव के इतने अंदर तक आ गए हैं, थोड़े अंदर और चले जाते हैं, उस पेड़ के नीचे जो बाबा बैठते हैं वो समझदार होंगे, हाँ उनसे पूछ लेते हैं। मैं और मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे हम कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ही उस घर के दरवाजे खुलते जा रहे थे। गांव में जितने भी दरवाजे थे सब खुले जा रहे थे और हर घर में से कोई ना कोई बाहर निकल रहा था। और एक बात जो थी वो काफ़ी सामान्य थी, हर किसी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट को देखकर मुझे और मेरे दोस्तों को डर लग रहा था। हमारे पसीने छूट रहे थे कि ये लोग आखिर हैं क्या। इतने अजीब लोग तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। गांव के लोगों को तो हम भी जानते थे, उनके रहन सहन के बारे में हम भी जानते थे, लेकिन ऐसा गांव हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक बाबा बैठे हुए थे। और उन बाबा के पास जब मैं गया तब मैंने देखा कि उन बाबा ने आंख बंद कर रखी थी। और तभी मेरे दोस्त आकाश ने मुझसे कहा, अबे ये तो आंखें बंद करके बैठे, सो रहे हैं क्या? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे चुप कर, ध्यान कर रहे होंगे, अभी पूछता हूँ जाके। और फिर मैं उन बाबा के पास गया और मैंने उनसे कहा, प्रणाम गुरुजी, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें नीलमगंज जाना है, क्या हम आपका 2 मिनट का वक्त ले सकते हैं? क्या आप हमें नीलमगंज का रास्ता बता सकते हैं? बदले में कोई जवाब नहीं आया और वो बाबा चुपचाप आंखें बंद करके वैसे ध्यान अवस्था में बैठे रहे। और फिर मेरे दोस्त अनुज ने कहा, अरे मैं तो कहता हूँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, चल यहाँ से चलते हैं, ये बाबा कुछ नहीं बताने वाला, चल यहाँ से, ये पूरा गांव पागल है और ये बाबा भी पागल है। और फिर मैंने कहा, अबे चुप, पागल है क्या, ऐसे नहीं बोलते, कुछ मिनट रुक, हो सकता है कि अभी जवाब दे।
10-15 मिनट हम वहीं पर खड़े रहे, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और हम वापस जाने के लिए मुड़े ही थे। तभी उस बाबा ने कहा, रुक जाओ, तुम रास्ता नहीं भटके हो। और फिर मैं पीछे मुड़ा और मैंने उन बाबा से कहा, अरे बाबा, हम मजाक नहीं कर रहे, हम रास्ता भटक गए हैं। और फिर उन बाबा ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारे नक्शे के अनुसार तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा, नक्शे के अनुसार तो हमें एक कब्रिस्तान से होते हुए हमारा रास्ता जाना था, लेकिन बीच में ये गांव आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो कब्रिस्तान में जाना था, लेकिन ये गांव आया है, तो इसका सीधा सा मतलब तो यही है ना कि हम रास्ता भटक गए हैं। और फिर उन बाबा ने कहा, तुम सही जगह हो, भटके नहीं हो। ये गांव, ये कब्रिस्तान ही है। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ तो लोग रह रहे हैं, लोगों के इतने सारे घर हैं, ये जगह कब्रिस्तान कैसे हो सकती है बाबा? और फिर उन बाबा ने कहा, जितना मैंने कहा उतना करो, यहाँ से चले जाओ, तुम काफी अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। बस मेरी एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो जाए, समझे? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे ये बाबा तो मुझे पागल लगते हैं, जीते जागते गांव को ये तो कब्रिस्तान बता रहे, हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर से मैंने अपने दोस्त को डांटा। और फिर उन बाबा ने कहा, लगता है तुमने उन लोगों के पैरों पे नजर नहीं घुमाई, इसलिए ऐसा कह रहे हो। हाँ, माफ करिए बाबा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। और ये कहकर मैंने अपने दोस्तों से कहा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा बाबा ने कहा है वैसे वैसे हमें करना है, समझे? कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। और फिर मैं और मेरे दोस्त सीधा सीधा सामने की ओर बढ़ने लगे, और वो जितने भी लोग थे गांव वाले, सब हमें देखकर हंस रहे थे। उनकी हंसी काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। तभी मेरी नज़रें उनके पैरों की तरफ पड़ी, क्योंकि मैं ज़मीन की तरफ देखता हुआ जा रहा था। और फिर मैंने देखा कि उन सारे गांव वालों के पैर उल्टे थे, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। और अनुज ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए मुझसे कहा, अबे अबे इनके पैर तो देख, अबे इनके पैर उल्टे हैं भाई। और फिर आकाश ने भी मुझसे यही बात कही। और फिर मैंने उनसे कहा, अबे मैंने देख लिया, अब समझ में आया वो बाबा जी क्या कह रहे थे, पीछे मुड़ के मत देखना, अब समझे? और तभी अचानक से वो रोने लगे, वो सारे के सारे गांव वाले रोने लगे। और इतनी डरावनी आवाज़ थी उनके रोने की, हमारा कलेजा फटा जा रहा था। बस मैं और मेरे दोस्त ही जानते हैं कि उस वक्त हमने अपने आप पे काबू कैसे किया। हम सामने की ओर सीधा सीधा बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से हमें हमारे माता पिता की आवाज़ सुनाई दी, जो कि पीछे से आ रही थी। और वो आवाज़ सुन के हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे दोस्त आकाश ने पीछे मुड़कर देख लिया, और उसके पीछे मुड़ते ही, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उन सारे गांव वालों ने हम पर हमला कर दिया। और वो एक साथ चीखते चिल्लाते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने हमें उठा लिया और उठाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। और उन बाबा ने मुझसे कहा,
ये तुमने क्या किया बालक? मैंने तुम्हें मना किया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर दी? अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? वो सारे गांव वाले वापस से इकट्ठा होने लगे और हमें देखकर हंसने लगे, जैसे पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिल गई हो। मैंने उन बाबा से कहा, गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हम हमारा हमें माफ़ कर दीजिए, सिर्फ एक गलती माफ़ कर दीजिए, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और फिर उन बाबा ने कहा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता बालक। हमें पहले ही मौके में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो तुम्हारे दोस्त ने किए। मेरा दोस्त चीख चीख के रोने लगा और तभी अचानक से उन गांव वालों ने एक आग जलाई और उन बाबा ने कहा, जाओ उस आग में जलकर राख हो जाओ। मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। हम बस चीखे चिल्लाए जा रहे थे और रोए जा रहे थे। और तभी हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। हमने देखा कि वो आग खुद चलते हुए हमारे पास बढ़ रही थी और हम उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगे, लेकिन वहाँ के गांव वालों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया और वो हमें देखकर हंसने लगे। हम चीख रहे थे और वो हंस रहे थे। वो नज़ारा इतना भयानक था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तभी वो आग हमारे पास आ गई और उसके छूब देने से ही अचानक से हमें एक झटका लगा और हम जैसे अब होश में आए थे। हमने देखा कि हम एक शमशान घाट में थे। मैंने उठकर देखा तो मेरे पूरे बदन पर राख लगी हुई थी और मेरे दोस्त भी राख में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। मैंने आसपास देखा तो हम एक शमशान घाट में थे। वहाँ एक भी घर नहीं था। वहाँ कुछ था तो सिर्फ वही विशालकाय बरगद का पेड़ और सिर्फ राख। मैंने अपने दोस्तों को उठाया, तब वो होश में आए। हम तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और हम तीनों ने एक दूसरे से कहा, क्या तुमने भी वही सब देखा? और फिर हम तीनों की शक्ल साफ साफ गवाही दे रही थी कि हाँ, हम तीनों ने वही चीज़ देखी। ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और डरावनी घटना है, जिसके बारे में सोचते ही रूह कांपने लगती है। हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानियाँ जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खाना नहीं खाया है तो खाना खा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।